मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज 9 अप्रैल का करंट अफेयर्स डिस्कस कर लें हम लोग। आज सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेके। तमिलनाडु ने केस दायर किया हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में अपने क्लियर कर दिया है कि जो गवर्नर्स हैं, जो राज्यपाल हैं, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए किसी भी विधेयक को दबाकर नहीं रख सकते हैं। इन्होंने स्पष्ट दिया है। असल में क्या हुआ था कि तमिलनाडु के करीब 10 ऐसे पास्ड बिल हैं जिनको जो गवर्नर हैं अपनी मंजूरी नहीं दे रहे थे, तो उन्हीं के लिए इन्होंने एक केस उस पर लगाया हुआ था। तो इन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी पहले तो जो 10 विधेयक हैं उनको स्वीकृति प्रदान कर दें अपनी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक तय सीमा है, उस तय सीमा से ज़्यादा समय तक आप रोक के नहीं रख सकते हैं। तो वहाँ की सरकार ने यहाँ इस ऑर्डर का समर्थन किया है, स्वागत किया है और कहा है कि ये एक काफ़ी इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें सर आप जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो गवर्नर है वो मैक्सिमम 1 महीने के लिए किसी भी अपने जो विधेयक है उस पे जो अपना उनको स्वीकृति देनी होती है, जो एसेंट देना होता है, उसको 1 महीने तक ही विदहोल्ड करके रख सकते हैं, और वो भी जो स्टेट की जो कैबिनेट है उसकी एडवाइस पे, उसकी सलाह से। और इसके अलावा मैक्सिमम 3 महीनों तक जो है इन्हें जो बिल है उसको रिटर्न कर देना होता है 3 महीने के भीतर ही, और उसके लिए उनको रीज़न देना होता है कि क्यों जो है वो अपना एसेंट नहीं दिया है इन्होंने। और इसके अलावा कहा है कि जब द गवर्नर हैज़ 3 months टू रिज़र्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिड्रेशन, मतलब अगर प्रेसिडेंट के पास भेजना है गवर्नर को किसी बिल को, तो उसके लिए भी इनके पास एक तय सीमा है, और वो भी कैबिनेट की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही उनको वो करना है। जैसे मान लीजिए कोई बिल भेजा सरकार ने अपनी वहाँ की विधानसभा में पास करा के, फिर उसे अगर जो आपके गवर्नर हैं उनको इस पर कोई आपत्ति है या उनको भेजना है, तो पहली ही बार में उनको प्रेसिडेंट को भेजना होगा। और बार बार अगर वहाँ की विधानसभा जो है वो पास करा के किसी बिल को भेज रही है, तो बार बार उसको वो रोक नहीं सकते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो चला आ रहा था। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद से एक काफ़ी रोक लगेगी। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो भी राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, उनका काम है कि वो स्मूथ हो, जो भी उनके बीच और जो वहाँ की सरकार है जो कार्य होता है वो स्मूथ हो सके। ये नहीं कि आप किसी विधेयक को लंबे अनिश्चित काल तक के लिए आपने रोक दिया, तो उसकी वजह से जो काम है, जब विधेयक पास नहीं होगा तो फिर जो भी बिल है, जो भी आपका एक्ट है, नहीं बनेगा, तो जो मामले हैं वो अटक जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि तय सीमा के अंदर, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर इन्हें अपना काम करना है। अभी फ़िलहाल तमिलनाडु में गवर्नर जो हैं वो हैं RN रवि। और इसके अलावा एक न्यूज़ है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की न्यूज़ ये है कि इन्होंने कहा है प्राइवेट और गवर्नमेंट जो भी आपके हॉस्पिटल्स हैं उनको एक कहा है कि भैया आप 7 दिनों के भीतर जो भी जन्म और मृत्यु हुई है उसका पंजीकरण, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो करा दें। ये आपका जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि पहले जो एक्ट था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, ये पहले 1969 का था, जो कि बाद में चेंज करके 2023 में नया एक्ट बना है। मतलब ये है कि एक तय सीमा के अंदर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण हो जाए। इसमें आपका जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो एक रजिस्ट्रार का काम करते हैं, तो उनको भी एक एडवाइजरी दी गई है कि इसकी आप जल्द से जल्द जो है इन पे कार्य किया करिए, इसको बहुत लंबे समय तक रोक के मत रखा करिए, क्योंकि इसमें ये जो नया एक्ट बना है इसमें अगर किसी भी प्रकार की नेग्लिजेंस होती है रजिस्ट्रार के द्वारा तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। फिर बात करते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की। ये लॉन्च हुआ था 2020 में और बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो एक स्टडी हुई है, स्टडी में पाया गया है कि करीब
180 मिलियन वेरिएंट हैं, जो कि 10,000 लोगों पे स्टडी हुआ था। उसमें ये पाया गया है कि इतने वेरिएंट जो हैं वो हैं आपके जीनोम्स के स्टडीज़ में पाया गया है। इनका बेसिकली यही है कि जेनेटिक स्टडी करना है कि किस जीन का कौन सा प्रभाव है और उससे जो है वो क्या उसका फर्दर इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे, कौन सा किस बीमारी से संबंधित है, उसके आगे क्या फर्दर चीज़ें होती हैं। तो वो एक चल रहा है कि एक हमारे पास पूरा डाटा रहेगा कि हाँ, जैसे ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक एक उसका स्टडी किया जा रहा है कि कैसे कैसे उनका प्रभाव पड़ता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पहले आया था, उसी का इंडिया का है ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो बस कुछ ऐसा खास नहीं है, बस यही कि स्टडी हुई थी तो इसमें ये पाया गया कि इतने वेरिएंट हैं आपके। इसके अलावा बात कर लिए जाए तो सोयूज़ एयरक्राफ्ट है, जो कि आपका रोसकॉसमॉस रशिया का जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा इसको ये गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेके, जिनमें 2 रशियंस हैं और 1 नासा के हैं आपका जॉनी किम, और रशिया के हैं सर्गे रिजिकोव और अलेक्सी जुब्रिट्स्की। इनको लेके गए हैं और वो वहाँ पे अपना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और दिसंबर तक रहने की इनकी उम्मीद है वहाँ पे, और अलग अलग साइंस की एक्सपेरिमेंट्स की करेंगे। और बात होती है फिर ये एक बिम्स्टेक विज़न की बात हुई है, बिम्स्टेक विज़न 2030। इसके बारे में बताया गया है कि अभी जो बिम्स्टेक की समिट हुई थी थाईलैंड में, उसमें बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कही गई है, जो कि इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के जो ट्राईलेटरल हाईवे बनाने के लिए एग्रीमेंट उसमें किया गया है। और इसके अलावा इसमें FTA होते हैं आपके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और कस्टम एग्रीमेंट के बारे में भी एक आउटलाइन तैयार किया गया है कि इन सेक्टर्स में हमें काम करना है ताकि हमारे जो संबंध है वो आगे बढ़ सकें। बिम्स्टेक आया था आपका सार्क और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच एक तरह से ब्रिज की तरह काम करने के लिए आ गया था, लेकिन चूँकि सार्क जो है वो बहुत ज़्यादा अभी वर्क नहीं करने की स्थिति में है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जो मेन वहाँ पे जो 2 कंट्रीज़ हैं उनके आपसी रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो अब हमारा फोकस बिम्स्टेक में है और जो भी यहाँ के नेता हैं वो चाहेंगे कि ये बिम्स्टेक को आगे लेके जाएं। बिम्स्टेक की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी विभिन्न देशों के प्रधानमंत्रियों से मिले हैं, राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं, इनमें कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड थे। और इसके अलावा मुद्रा योजना की बात कर ली जाए तो मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं। मुद्रा योजना आपका 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी और अब इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। तो करीब 52 करोड़ अकाउंट्स जो हैं वो इनको लाभ हुआ है और 32 लाख करोड़ का लोन प्रोवाइड किया गया है इस योजना के तहत। इसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज़ हैं वो महिलाएं हैं, करीब 68% के लगभग हैं, और सबसे ज़्यादा लोन तमिलनाडु ने वितरित किए हैं और फिर उसके बाद सेकंड में यूपी का नंबर है। मुद्रा योजना की बात कर ली जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, इसमें माइक्रो यूनिट्स को डेवलप करने के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। पहले ये राशि 10 लाख तक की थी, फिर बाद में 23-24 के बजट में इसको बढ़ा के 20 लाख तक कर दिया गया है। इसके अलावा बात कर ली जाए तो आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो ये था कि 1 मई से 1 स्टेट 1 RRB लागू हो जाएगा, मतलब हर एक स्टेट में एक रीजनल रूरल बैंक रहेगा। और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस बात को कहा है। और क्यों किया गया है, जैसे बैंक्स का मर्जर हुआ है काफ़ी सारे, और अब इसी तरह से जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनका भी मर्जर कर दिया गया कि मतलब हर स्टेट में एक ही रूरल बैंक आपका रहेगा हर एक रीजन में। और जो नेक्स्ट न्यूज़ थी वो आधार से रिलेटेड थी। आधार का एक नया ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें विशेषता ये है कि आप कहीं भी जाते हैं वेरिफिकेशन कराने के लिए, आप पहले अपना फ़ोटोकॉपी, आधार का फ़ोटोकॉपी जमा करते हैं। तो ये एक स्मार्ट सिस्टम डेवलप किया गया है। इसमें आपका जो फेशियल आपका QR कोड रहेगा, आपके जैसे UPI वगैरह में रहता है, तो आप
को फेस को वो रिकग्नाइज़ कर लेगा और उसके थ्रू डायरेक्ट जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी अब। और उसके अलावा EPFO ने भी इसी तरह से अपना एक उमंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इनका भी यही है कि जो भी आपके जो न्यू कर्मचारी EPFO को ज्वाइन करेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है EPFO का मतलब, तो वो मोबाइल ऐप के थ्रू अपना जो इनका प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर होता है उसको जनरेट कर सकेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो हाईटेक कर दी गई है कि ऐप्स का यूज़ करके आप अपना डेली का ये सब काम कर सकें। तो बाकी ये सारा डिटेल जो भी आज की न्यूज़ थी हमने कवर कर ली है।